हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सोनम। स्वागत है आपका मेरे चैनल लीगल नॉलेज में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक नए टॉपिक पे वीडियो, एविडेंस एक्ट पे सेक्शन 10 और 11 में। इससे पहले वाली वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10। सेक्शन 10 बेसिकली हमारा किस पे डिपेंड है? कॉन्स्पिरेसी पे। कॉन्स्पिरेसी ये हमारा आईपीसी में डिफाइन दे रखा है, एक पूरा का पूरा सेक्शन है, पूरा का पूरा चैप्टर है। इसमें जो षड्यंत्र रच रहा हो किसी एक्ट को करने के लिए, किसी क्राइम को करने के लिए, जो षड्यंत्र रचा जाता है, मतलब अभी एक्ट हुआ नहीं है लेकिन षड्यंत्र रचा जा रहा है वो क्राइम करने के लिए। जो मैं आपको बताती हूँ, अब जैसे कि नीचे दे रखा है, कोई इंसान जैसे षड्यंत्र रचता है किसी क्राइम को करने के लिए, प्लानिंग करता है, जब तक वो कमिट नहीं हो जाता, जब तक उसको हम ऑफेंस नहीं कहते, जब तक क्राइम होता नहीं है, जब तक क्राइम वो कर ना दे, षड्यंत्र हम मानते नहीं हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ अगर कोई इंसान षड्यंत्र रचता है तो वो क्राइम माना जाता है, ठीक है, तो वो क्राइम माना जाता है। तो वही हमारा सेक्शन 10 में यहाँ पे बता रखा है, कॉन्स्पिरेसी करना भी एक रिलेवेंट फैक्ट की तरह माना जाएगा, एक बहुत ज़्यादा मजबूत रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा अगर कॉन्स्पिरेसी माना गया तो। इसमें मतलब षड्यंत्र रचना बहुत बड़ी बात होती है देश के खिलाफ हमारे, जो तो इसमें यही बताया गया है, ये भी हमारा रिलेवेंट माना जा सकता है, इसे भी हम रिलेवेंट कर सकते हैं सेक्शन 10 में अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर। इसको रिलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा कॉन्स्पिरेसी को। और कॉमन डिटेंशन की भी बात की गई है, यानी कि कोई सामान्य, यानी कि एक जैसी बात, एक जैसी कॉमन डिटेंशन है उनकी, यानी कि वही काम करने के उनके डिटेंशन है, वो करेंगे तो वो भी हमारा रिलेवेंट फैक्ट में आ जाएगा, उसको भी हम रिलेवेंट ही मानेंगे। बस इस सेक्शन के अंदर इतना ही बताया गया है, यानी कि कॉन्स्पिरेसी और कॉमन डिटेंशन को भी हम रिलेवेंट की कैटेगरी में आएंगे, जो कि सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है एविडेंस एक्ट की। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 11 की तरफ। तो सेक्शन 11 क्या कहता है हमारा, हम देख लेते हैं। व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, मतलब यानी कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रेलेवेंट। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना इसको, यानी कि ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट्स रिलेवेंट नहीं हैं बट रिलेवेंट हैं। इसका मतलब ध्यान से समझिए। फर्स्ट इसमें जो बताया गया है, सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसको क्या कहा गया है दूसरे नाम में इसे कहा गया है प्ले ऑफ एलएमबी, मतलब इसको मोस्ट ध्यान में रखिएगा, ये हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो पीसीएसजे वगैरह का एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछ लिया जाता है, अगर आया है। मगर अगर समझ लो सेक्शन 11 अगर कहीं बताया है ये बताओ तो इस प्रिंसिपल को ज़रूर डिफ़ाइन कीजिएगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न करने के लिए ये प्रिंसिपल का नाम देते हैं प्री ऑफ एलिब्री, तो इसको ध्यान में रखिए। इसमें क्या है, जहाँ अपराध हुआ, मेरी बात ध्यान से समझना, जहाँ अपराध हुआ वहाँ मैं था ही नहीं। एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ मैं आपको एक, ताकि उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि इसमें है क्या। एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि दिल्ली में मर्डर हुआ और ए के ऊपर आया इल्ज़ाम, फिर ए कहता है कि
जिस दिन मर्डर हुआ मैं तो दिल्ली में था ही नहीं, मैं तो गया हुआ था मुंबई। या ध्यान रखना, मैं गया हुआ था मुंबई, यानी कि टाइम का और डिस्टेंस होना चाहिए प्लेस का भी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली यानी कि उसने कहा मैं तो मेरठ था। दिल्ली और मेरठ में कितनी देर है भाई, 2 घंटे में कोई भी आ जा सकता है। तो इसीलिए टाइम और प्लेस का बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखना है। इसमें यही बताया गया है कि इसमें यही बताया गया है कि एक इंसान 2 जगह पर नहीं हो सकता, इसीलिए मतलब उसने कहा मैं तो मुंबई था। अब उसको ये साबित करना होगा कि वो इंसान मुंबई में था या नहीं, कि तुम मुंबई में थे या नहीं। अब उसको ये साबित करना पड़ेगा, यानी कि अगर वो मुंबई गया हुआ था, वो किस होटल में ठहरा था, किस ट्रेन से गया था, किस एरोप्लेन से गया था, उसको वो सब चीज़ बतानी पड़ेगी कि वो गया भी था या नहीं। मतलब इस केस से उसके रहने से तो कोई मतलब नहीं था, मतलब वो फैक्ट कोई मतलब थोड़ी ना था उस चीज़ का, वो रिलेवेंट थोड़ी था। लेकिन वो वहाँ नहीं था दिल्ली में, उसको ये बात साबित करने के लिए वो वाला फैक्ट साबित करना पड़ा। तो इसीलिए when fact not otherwise relevant become relevant, यानी कि पहले relevant नहीं था लेकिन फिर relevant हुआ। तो सिर्फ इसमें इतना ही बताया गया है। और लेकिन इसमें आप सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले और एलिबी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये प्रिंसिपल है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें देखिए आप स्पेलिंग लिखी हुई है ध्यान से, इसमें बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल ध्यान में रखने वाली बात है। अगर सेक्शन 11 की बात हो रही है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आना ही आना है। तो बस इसमें यही है इलेक्ट्रेशन। मैंने आपको फर्स्ट इलेक्ट्रेशन आपको समझा ही दी है, बस थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया था, बाकी इसमें यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। आई थिंक आपको ये दोनों सेक्शन समझ में आ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप बस इसको ध्यान से पढ़िएगा दोनों चीज़, तो आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। इसमें और कुछ भी नहीं है, दोनों चीज़ों में छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आपको सीरियल वाइज याद कर लीजिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगी कि सेक्शन 11 में क्या है, सेक्शन 10 में क्या है। ऊपर से मैंने आपको समझा दिया है, बाकी और कुछ समझाने वाला इसमें कुछ है भी नहीं जो मैं आपको समझाऊँ। एक इसमें केस लिख लीजिएगा, राजेश कुमार वर्सेस धामबियार, 1997 का है। बहुत इम्पोर्टेंट केस है, आप इसको ध्यान में रखिएगा और ये ज़रूर लिखिएगा। इसमें और कुछ भी नहीं है बताने के लिए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड थैंक यू।